चले आई हो माँ शक्ति आशा जयचंद्र गमन के मांगे 997 3 कम 1000। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और आज का दिन है रविवार है 1 सितंबर 2024। आपका जो विषय आज का लिया है वो है करेक्टर बिल्ड्स एंड पर्सनैलिटी। आप ज्यादा सुन लेते हो। आदरणीय प्रदीप गुप्ता साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय गुप्ता साहब। नमस्कार भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। चरित्र जीवन की बुनियाद है और इसमें मैं चर्चा करना चाहूँगा बुनियाद रखने में माता पिता की भूमिका पर, क्योंकि ये हम सब माता पिता हैं और एक हमारी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों में हम चरित्र का निर्माण करें, जो कि हमारे आदिकाल से ही हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है एज ए माता पिता हमारा रहा है। तो एक मैं एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। 1998 में जाने माने निवेशक हैं वारन बुफेट, जो कि वॉल स्ट्रीट के एक बहुत बड़े निवेशक हैं। और अभी अखबार में 3-4 दिन पहले खबर थी कि ही इज द फर्स्ट इन्वेस्टर जिसकी नेटवर्थ आज की डेट में हैज क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन। और आज हिंदुस्तान का जो टोटल जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन के आसपास है। तो और इसका जो इसके पास जो होल्डिंग्स है वो शायद जो फेडरल रिजर्व के पास जो डेट्स की होल्डिंग्स है उससे ज्यादा होल्डिंग्स इसके पास है। तो एक बार ये फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों के भाषण दे रहे थे, बुलाया गया था, तो उन्होंने सवाल पूछा जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। सवाल ये था कि आपको आपके किसी सहपाठी से एक मौका दिया जाता है कि आप उसके आजीवन उसका उसका 10% आपको खरीदने का अधिकार मिलता है। फिर उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि उसमें कंडीशन ये है कि वो अमीर पिता का बेटा नहीं होना चाहिए, हमारे अमीर पिता का बच्चा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ में एक कंडीशन और लगाई, आपको किसी दूसरे ऐसे मतलब उसमें आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो सब कुछ अपने बल पे करने वाला हो, अपने दम पे करने वाला हो। और साथ में उन्होंने 1 घंटा सोचने का समय दिया कि आप किसको चुनने जा रहे हैं। और उसमें फिर एक राइडर भी लगा दिया कि आपको उसका 10% खरीदने के लिए किसी दूसरे सहपाठी का 10% आपको कम करना पड़ेगा। तो कुछ समय बाद फिर वो बोले अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो आप जिसको चुनेंगे निश्चित रूप से वो व्यक्ति उदार और ईमानदार होगा, और वो ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी सोच का श्रेय दूसरे व्यक्ति को देगा। और जिस व्यक्ति को आप कम करने के लिए चुनेंगे वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो कम आईक्यू वाला होगा, उसमें भी आईक्यू होगी, लेकिन वो कोई ऐसा होगा जिसे आप किसी कारण से पसंद नहीं करते होंगे, उसको आप 10% कम करना चाहेंगे। वह घमंडी होगा, लालची होगा, बेईमान होगा, और उसमें इस तरह के कुछ लक्षण होंगे। तो उसने ऐसा एग्जाम्पल के माध्यम से वारन बुफे में जब वो लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने चरित्र के महत्व को समझने में क्यों चरित्र बाकी सब बातों से ज्यादा मायने रखता है उस बात को समझाने की कोशिश की। महत्वाकांक्षा, रचनात्मकता, समझदारी सब महत्व रखते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि सबसे ऊपर जो पहुंचने के लिए और वहां बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो चरित्र है। अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि हम जो है चरित्र विकास की बातचीत में एक इन्वेस्टर को क्यों लेके आ रहे हैं, जो सबसे धनी इन्वेस्टर दुनिया का, उसे क्यों लेके आ रहे हैं। ये इसमें हम भगवान बुद्ध की, माता सीता की या जीसस का उदाहरण क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उसका एक बहुत कारण ये है, जो हमारे पवित्र ग्रंथों में जो हमारे चरित्र हैं उनको हम अच्छा तो मानते हैं पर व्यवहारिक नहीं मानते। जाने अनजाने हम उनकी तारीफ करते हैं, उनकी बात करते हैं तो लगता है भाई वो बहुत अच्छे चरित्र हैं, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। तो उसके लिए अगर हमें टॉपिक को समझना है तो हम किस तथ्यों को व्यवहारिक समझते हैं उस पर चर्चा करें, तो उसमें जो है उसको शायद हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और एक और चीज जो हम जानते हैं वो है कि जीवन और व्यवसाय में सफल होने के लिए जो हम मानते हैं कि इंसान में दया भाव की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ कर दिखाने की सोच होनी चाहिए। और हम जाने अनजाने चरित्र की ईमानदारी से ज्यादा करिश्माई व्यक्तित्व को हम ज्यादा महत्व देते हैं, कि व्यक्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय चरित्र के। और इस यहाँ पे वारेन बुफे का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे बहुत रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि वो संपदा निर्माण उन्होंने की, जो अपनी वेल्थ क्रिएट की, आज वो उसके शिखर पे है।
और उन्होंने एक के बाद एक वित्तीय संकट देखे, उसके बावजूद भी वो लगातार अपने बैलेंस को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने 10% किसी का खरीदने की बात की, तो उन्होंने चरित्र को आईक्यू, ऊर्जा या दूसरे और पहलुओं से ऊपर रखा। दूसरे गुण होने भी जरूरी हैं, लेकिन वारेन बुफे ने उस लेक्चर में उन्हें बताया कि चरित्र के बिना दूसरे गुण होने भी जरूरी हैं, लेकिन चरित्र के बिना ये वैल्यूड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मूल्य निवेश नहीं होगा। दुनिया के कोई भी काम काज हो, कोई भी, जब भी हम आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, किसी विकास की बात करते हैं, तो एक बात निश्चित रूप से हम सभी मानते भी हैं, या उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि चरित्र ही हमारे जीवन का आधार है। और माता पिता की प्राइम ड्यूटी है कि बच्चों के चरित्र पर ध्यान दे, जो कि उनके सुखद भविष्य की नींव रखेगा। नैतिक आदत, शिष्टाचार, जीवन के पाठ बच्चे के चित्त को बनाने में कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, और तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखा ये गया है कि कई बार माता पिता व्यक्तित्व और चरित्र इसके बीच में भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन इसको हम अगर समझना चाहते हैं तो बहुत एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। चरित्र और व्यक्तित्व को हम वृक्ष और उसके फल से तुलना कर सकते हैं। एक माली को मालूम है कि फल का आनंद पाना है तो उसे पेड़ का ध्यान रखना पड़ेगा, मिट्टी में खाद मिलानी होगी, जड़ों को सींचना होगा, कीड़ों से बचाव करना होगा, और ऐसा कई वर्षों के करने के बाद पेड़ स्वस्थ होगा और उसकी जड़ें गहरी होंगी, शाखाएं मजबूत होंगी, और जब फल आएंगे तो हम फलों का आनंद ले सकेंगे। चरित्र और व्यक्तित्व का बिल्कुल ऐसा ही संबंध है। इस एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो चरित्र पेड़ है और व्यक्तित्व इसका फल है। यदि हमें व्यक्तित्व का आनंद लेना है तो हमें चरित्र को सींचना ही पड़ेगा। चरित्र कारण है और व्यक्तित्व उसका प्रभाव है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होगा उसका व्यक्तित्व भी सच्चा होगा। यदि चरित्र में दोष है तो उसका जो व्यक्तित्व है तो उसके कारण उसे कभी ना कभी नीचा जरूर देखना पड़ेगा। और अगर चरित्र में पर ध्यान नहीं दिया शुरू से ही तो सारा जीवन हम सच्चे व्यक्तित्व को स्थापित करने में संघर्ष बनते रह जाएगा। और हो सकता है कि व्यक्ति अपना आजीवन बहुत तरह के व्यक्तित्व को डेवलप करने में ही अपना जीवन बर्बाद करते, और उसको पता ही ना पड़े कि उसके जीवन में क्या क्या संभावनाएं उपलब्ध हैं उसे, जिनको कि वो उन संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है जो वो नहीं कर पा रहा। यहीं पे हम यदि पर्सनैलिटी शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, जो पर्सनैलिटी शब्द आया है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से आया है, और पर्सोना का मतलब है मास्क, लैटिन भाषा, रोमन भाषा में। तो उसमें जो हमारा पुराने समय में रोमन काल में जो नाटक होते थे उसमें जो चरित्र होते थे वो मास्क पहन के चरित्र करते थे स्टेज पे जब आते थे, और जो भी उनका चरित्र होता था उसी तरह का वो मास्क पहनते थे। अगर माँ का रोल करना है, राजा का रोल करना है, बूढ़े का रोल करना है, या फिर प्रकृति क्या है उसकी, उसका जो नाटक जो प्ले कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक लक्षण के हिसाब से वो मास्क पहनते थे। उसे गुस्से वाला रोल करना है, उसे प्रसन्नता का रोल करना है, उसे चिंता वाला रोल करना है, तो उस तरह से वो अपना मास्क पहन के आते थे। यदि चरित्र होता था योद्धा का तो वो ऐसा मुखौटा लगाते थे जिससे कि उसमें योद्धा का आभास उसे दिखे। तो इसी तरह से जो हमारा पर्सोना जो होता था जिसको यूज किया गया नाटकों में, वो हमारे उसके उस के चरित्र को दिखाता था, जो भी वो किरदार को एक्टिंग कर रहा होता था स्टेज पर। तो वो भी इसी तरह से माता पिता के लिए जरूरी है कि वो बच्चे के चरित्र निर्माण पे ध्यान दें, तो उसका व्यक्तित्व अपने आप प्रकट होगा। जैसा उसका चरित्र होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व नजर आएगा। और उसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपना ध्यान स्वयं रखेगा। हम आम जीवन में हमें कैसे बोलना है, अपना व्यवहार कैसा रखना है, हमें नेटवर्किंग कैसे करनी है, इसका तो हम ध्यान रखते हैं। लेकिन हम जो है अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे नैतिक मूल्यों जो कि हमारे जीवन में ज्यादा महत्व निभाते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
अगर हम अपने बच्चों को चरित्र दे पाएंगे ईमानदारी, तो उसको ईमानदारी से चुनाव करने में सहायता देगा, और जो है उसके जो उसको कैसे वो सही संगति का चुनाव कर पाएगा, सही प्राथमिकताएं तय कर पाएगा, सही लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और सही निर्णय ले पाएगा। और ये सब जो काम जो है ये सब उसके चरित्र इसमें सहायता करता है। और यहीं पे हमारे माता पिता का रोल चरित्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे हम बच्चों को विज्ञान तकनीक या दूसरे वो जो गुण हैं उनको उनके कौशल को विकसित करने में हम सहायता करते हैं, उसी तरह से हमें जो है बच्चों के चरित्र निर्माण को भी ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमने उसके आध्यात्मिक भाग्य को आगे बढ़ा। इसको और ज्यादा हम चरित्र को कैसे चरित्र की जब हम बात करें, चरित्र और व्यक्तित्व की, जैसा भी एग्जाम्पल लिया कि चरित्र की तुलना हम एक पेड़ से कर सकते हैं और व्यक्तित्व की तुलना हम उसके फल से कर सकते हैं। हमने चरित्र को कितना सींचा, कैसे उसकी देखभाल की, उस हिसाब से उसका व्यक्तित्व डेवलप होगा किसी व्यक्ति का। तो अगर इसको और गहराई से सोचें तो जैसे घर को जो निर्माण होता है वो भूमि के ऊपर होता है, मतलब घर को भूमि का सहारा होता है, इसी तरह से भूमि को पृथ्वी की परतों का सहारा होता है, और पूरी पृथ्वी को सौर मंडल के ग्रहों नक्षत्रों का सहारा होता है, और हमारे सौर मंडल को आकाशगंगा में जो दूसरे गैलेक्टिक बल हैं उनका सहयोग मिलता है। और इस तरह से यदि हम देखते चले जाएं तो कौन किसको सहयोग दे रहा है, तो शायद करते 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 हमें एहसास होता है कि एक ऐसा कॉमन आधार है, एक साझा ऐसा आधार है जो हर चीज को अपना सहयोग दे रहा है। और ये ऐसी साझी बुनियाद जो हमारे पूरे सारे अस्तित्व के लिए एक परम आधार है। तो और विज्ञान जो है इसी आधार को, इसी परम अस्तित्व के आधार को विलक्षणता का आधार, विलक्षणता का नाम देता है। तो जो हमारे जो या जो हम अपनी हार्टफुलनेस पद्धति जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसमें इसी परम आधार को हमारे यहाँ आधार या भूमा या केंद्र माना जाता है। और हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि जब अस्तित्व, जब सृष्टि की रचना हुई नहीं हुई थी, उससे पहले जो सृष्टि का जो पूरा अस्तित्व था वो एक केंद्र के में बीज के रूप में समाया था। एक केंद्र था जिसमें सारा अस्तित्व समाया हुआ था। उस समय पूर्ण संतुलन था। तो जब सृष्टि का समय आया तो उसमें एक हलचल हुई और जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ, और विज्ञान ने इसे नाम दे दिया बिग बैंग। बिग बैंग के साथ एक सृष्टि का आरंभ हुआ, और जो कि आज भी जारी है, और ब्रह्मांड का ये विज्ञान भी कहता है कि निरंतर विस्तार हो रहा है। और हमारे योग में ध्यानपूर्ण जो ध्यान का जो हम अभ्यास करते हैं उसका लक्ष्य यही है कि हम अपने भीतर ऐसी संपूर्ण संतुलन की स्थिति पैदा कर लें जो कि अस्तित्व में आने से पहले मौजूद थी। तो संपूर्ण संतुलन की अवस्था तभी आ सकती है व्यक्ति में जब उसका चरित्र संपूर्णता प्राप्त कर लेता है। यदि चरित्र में अभी मेरे संपूर्णता नहीं है तो मेरे अंदर संपूर्ण जो संतुलन की अवस्था है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो संपूर्ण चरित्र वही होता है जहां व्यक्ति में पूर्ण रूप से संतुलन हो। जब व्यक्ति के इंद्रिय प्रवृत्ति विचार कर्म ये सभी बेहतरीन मार्गदर्शक जो मेरे अंदर के से जो मेरे इंस्पिरेशन आती है, जो मेरी अंतर शक्ति हम उसे बोल सकते हैं, जब उससे पूर्ण सामंजस्य की स्थापना हो जाती है तो व्यक्ति को हम कहते हैं कि व्यक्तित्व का चरित्र के साथ एकात्म हो गया। नाउ माई पर्सनालिटी एंड माई करेक्टर बोथ आर सेम। तब उसमें द्वंद की कोई द्वैत नहीं रहता। इसको और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम कमरे के अंदर हैं, मैं कमरे के अंदर हूँ, एक दीवार है, कमरे के अंदर एक स्थान है, स्पेस, आई एम सिटिंग इन स्पेस, एंड कमरे के बाहर स्पेस है। और यदि हम बीच में से दीवार को हटा दें तब क्या रहेगा, तब भी स्पेस ही रहेगा। लेकिन अब जो अंदर और बाहर का भेद है वो भेद खत्म हो गया। आई वॉज इन स्पेस, लेकिन अभी तक मेरे जो कॉन्शसनेस में था अंदर का स्पेस अलग था, बाहर का स्पेस अलग था। अब मैंने दीवार को हटा दिया, स्टिल नाउ आई एम इन स्पेस। तो अब अंदर और बाहर का कोई भेद नहीं है और वो एक रूप हो गया। जब इसी तरह जब मेरा चरित्र संपूर्ण होता है तो मेरे अस्तित्व की ऐसे ही
एक एकात्म की अवस्था का एक एहसास होता है, जिसमें मेरा व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी और मेरा चरित्र सब एक हो जाता है। और सहज सा मेरा व्यवहार, पूरा व्यवहार एक सहज एक व्यवहार बन जाता है, उसमें स्नेह और प्रकाश, ये चीज पैदा होती है। और हमारा माता पिता के रूप में हमारे एक दायित्व बनता है कि जिस आत्मा ने हमें चुना, जो मेरे बच्चे के, जो इस आत्मा ने मेरे बच्चे के रूप में जन्म लिया, तो मैं उसका निष्ठावान ट्रस्टी हूँ, मुझे उसकी टेक केयर करनी है। तो उसके चरित्र का पोषण करना ही हमारा एज ए माता पिता हमारा सबसे पहला फर्ज है। तो जब हम बच्चे के चरित्र को विकास करने के लिए हम काम करते हैं, तो हम उन्हें जाने अनजाने एकता और संतुलन पाने के मार्ग पर मार्गदर्शन देते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है चरित्र निर्माण के लिए, सबसे जरूरी चीज क्या है? तो हमारे लिए जो बच्चों के चरित्र निर्माण की जब हम बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें बच्चों को सही नजरिया देना है। अगर बच्चे का नजरिया सही है, तो धीरे 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 उसका एक अच्छा चरित्र का निर्माण होना चालू हो जाता है। उसके लिए जरूरी है कि जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं, तो हमारे पूर्वाग्रह, हमारे रवैये, हमारे आदतें, तो ये सब उसके आकार देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हम जैसे अगर एग्जाम्पल के से हम समझने की कोशिश करें, तो हम बच्चों से जब हम बात करते हैं, तो हम बच्चों से बात किस तरह से करते हैं? तुम्हें टेस्ट में कितने अंक मिले, सबसे ज्यादा अंक किसके आए, क्या टीचर ने तुम्हारे काम की प्रशंसा की। तो जब हम बच्चों से पूछेंगे तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो अब इसको कंट्रास्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कि आप स्कूल में आज किसकी मदद की, क्या आप किसी के साथ दया भाव के साथ पेश आए, क्या आपने दूसरे बच्चों को या दूसरों को अपने से पहले बोलने का मौका दिया। तो हम सब इसका जवाब जानते हैं कि हम किस तरह के सवाल बच्चों से पूछते हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि हम बच्चों को समझदारी, उनकी इंटेलिजेंस और महत्वाकांक्षाओं पर ज्यादा बल दे रहे हैं आज। और दयालुता, हमदर्दी और विनय जैसे जो गुण हैं, उस पे हम इतना जोर नहीं देते हैं। और शायद हम ये समझते हैं कि ये गुण बच्चे में अपने आप आ जाएंगे, जबकि ये गुण ऐसे गुण हैं जो बच्चे को चरित्र को उभारने में सहायक होते हैं। और एक और बात है कि बच्चे अपने मन की गहराइयों से समझते हैं कि उसके माता पिता क्या चाहते हैं, वो किस बात की ज्यादा परवाह करते हैं। और जिस बात की परवाह माता पिता ज्यादा करते हैं, बच्चे उन्हीं चीजों को एडॉप्ट करते हैं, और उन्हें छिपा हुआ संदेश मिल जाता है कि मुझे ये करना। और धीरे 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 बच्चों का जो मन है, वो जो उनका चरित्र है, उसी तरह से कंडीशन होने लगता है। घर पर इसको और समझने की कोशिश करते हैं। घर परिवार में बच्चों को माता पिता से मार्गदर्शन मिलता है, और घर के बाहर यह भूमिका अध्यापक निभाते हैं। तो हमारे यहाँ शुरू से ही परंपरा रही है कि हम शुरू में जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे, आजकल तो शायद कम हो गया है, क्लासों में प्रेयर होने लगी, हम पहले प्रेयर ग्राउंड में जाते थे, वो सब मिलके एक साथ हम प्रार्थना करते थे। तो ये सब, ये जो हमारा एक तरीका था स्कूल को शुरू करने का, तो हमें हमारे जो अंतर मन से ईश्वर से हमें वो एक चीज थी जो हमें जोड़ती थी, और हमारे दिन की शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा साधन था। और अध्यापक हमें विषय पढ़ाने के साथ साथ हमारे नैतिक मूल्यों पर भी, नैतिक विकास पर भी केंद्रित होते थे। और एज ए स्टूडेंट हमारा एक टीचर के प्रति, हमारे शिक्षकों के प्रति एक आदर का भाव रहता था। और ये आदर का भाव हमारे जो जीवन मूल्य थे, और जो हमारे जीवन था, उसका एक आधार मूल्य था। उसका एक वजह थी कि जहाँ पे, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जहाँ पर आदर होता है, वहीं पर स्नेह और देख रेख का भाव होता है। अगर मुझे आदर, मेरे अंदर आदर नहीं है, तो देख रेख का भाव भी नहीं होगा। जब आदर होता है, तो देख रेख का भाव भी रहता है। हम आदि काल से हमारे हिंदुस्तान में परंपरा रही है, और खासतौर से हमने अपने बुजुर्गों को देखा है कि जब वो सुबह को उठते थे, तो धरती पर पैर रखने से पहले प्रार्थना करते थे, तो धरती माता का एक
धन्यवाद देते थे कि धन्यवाद माता कि आप मुझे अपना पैर रखने की, आप पर चलने की आप मुझे परमिशन दे रहे हो। तो उससे एक भाव पैदा होता था जहाँ पे उसी युग से हमारे धरती माता, माता पिता, बुजुर्ग, अध्यापक और आदर भाव को हम सराहते थे और वो सब चीजें। तो और हमारे एक वो जो चीज हमने देखी कि हमारे अध्यापक कहानियों के माध्यम से हमें बहुत सारे चरित्र निर्माण में एक सहायता करते थे। हम जैसे जब हम स्कूल जाते थे, अभी मालूम नहीं आज के टाइम में तो वो चीज नजर नहीं आती है, तो हमारे यहाँ एक किताब लगी होती थी छठी सातवीं आठवीं में, हमारे पूर्वज, जिसमें जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो हमारे महान विभूतियां थी, तो उनके जीवन के बारे में हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, और किस महान विभूति के जीवन से हमें कौन सा मूल्य हमें एडॉप्ट करना, मूल्यों की शिक्षा हमें दी जाती थी। लेकिन अगर हम आज उसको देखें तो कि आज हमारा पूरा समाज एक संघर्ष की अवस्था में है, और मूल्य देने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए माता पिता के रूप में हम जो है एक संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष में ना केवल हम माता पिता बल्कि अध्यापक भी संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे जो घर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं, और स्कूल कॉलेज भी संघर्ष कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी आज हमारा जो जोर है वो कौशल विकास के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर है। और जो हमारा जो शायद जो हमारा जो माहौल है, आज का जो परिवेश है, चाहे वो पॉलिटिकल माहौल है या जो सोशल माहौल है, शायद वो खुलकर चर्चा करने के लिए इस पर इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस तरह की चर्चा अपनी क्लासों में करें। तो आज के नतीजा, उसका नतीजा क्या हो रहा है, आजकल के माहौल में हम देख रहे हैं कि हमारा समाज, पूरा समाज कर्कशता, दिखावा, घमंड और आत्मलीनता के शोर में एक मचा हुआ है। एक सर्वे हुआ 1980 से 2004 के बीच में यूएस में और यूके में, तो उस सर्वे में ये बात निकल के आई कि धीरे 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 जिस तरह से हमारे बच्चों में और समाज में मोटापे की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसी तरह से एक आत्ममुग्धता का गुण भी बढ़ता जा रहा है। अपने आप में ही सब हम आत्ममुग्ध है अपने, कि मैं बहुत अच्छा हूँ अपने, तो एक अपने, अब जो अपना अपना ही अपना, अपना ही अपना, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। और जब बच्चों से पूछा गया वो क्या बनना चाहते हैं, तो उस सोच में निकल कर ये आया कि 6% बच्चे वकील बनना चाहते हैं, 8% बच्चे लेखक बनना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आई, 34% बच्चों की जो रिजल्ट निकल के आया, वो यूट्यूबर बनना चाहते थे। और ये जो रिसर्च है ये आज से 15 साल पुराना है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं। भारत में भी अगर हम देखें आज की डेट में, आजकल हमारे संप्रदाय का ओछा दिखावा, बुजुर्गों के लिए हीनता का भाव, तो एक ही रवैया जो है ये आम तौर पर महसूस कर रहे हैं। और हम अपनी संस्कृति की महानता का बखान तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हमारे जीवन में कैसे उतरे, वो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। तो अब इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान शायद माता पिता ही है। माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि हम बच्चों का लालन पोषण करने में जो हमारी भूमिका है, उसमें जो चरित्र निर्माण है या जो हमारा अपना रोल है, उसको हमें कम करके नहीं आंकना है। कई बार हमें लग सकता है कि हमारी कोशिश काम नहीं आ रही है, लेकिन हमारा काम है कि हम अपना काम करते रहें, बच्चों को संस्कार देते रहें, और हम किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से दूसरे लोगों से पेश आते हैं, किस तरह से अपनी चिंता जताते हैं, निश्चित रूप से ये सभी अवसर बच्चों को प्रेरित करते हैं। और इन सब प्रयासों को करते हुए हमें करना क्या है कि हम अपनी घर में होने वाली जो बातचीत है उसमें कुछ पाने की बजाय कुछ होने के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें। महत्वाकांक्षा से आकांक्षा और उथलेपन से सच्चाई की ओर यदि हम अपने व्यवहार को लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों के चरित्र निर्माण में हम सहयोग कर पाएंगे। और हम जो बच्चे, जो उनकी जड़ें हैं, जो वो बच्चे हमारी जड़ हैं, वो जो बच्चों की जड़ है, उनको हम पोषण दे पाएंगे।
अगर हमने उसकी जड़ों को पोषण कर दिया तो वो फल जो आएगा वो उसका ध्यान स्वयं रखेंगे। और तो हमें सभी को मिलके सरल और व्यवहारिक उपायों पे चर्चा करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, जिस और उसको अमल में भी लाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चों के स्वाभाविक विकास में हम उनको चरित्र को हम डेवलप करने में सहायता कर सकते हैं। एक कंसेप्ट जो भी एक बहुत बड़े रिसर्च का विषय है विज्ञान में, वो है मिरर न्यूरॉन। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम पार्क में हैं, घूम रहे हैं और बच्चे आसपास भाग रहे हैं, परिवार पिकनिक मना रहे हैं और एकदम एक हलचल होती है और देखते हैं कि एक बच्चा है साइकिल पे सवार है और वो अचानक बजरी पे गिर जाता है। और जैसे ही वो बिजली पे गिरता है और जैसे उसकी चमड़ी छिलती है, हमको ऐसा लगता है जैसे मेरी चमड़ी छिल गई। एक फीलिंग आती है उसको, चमड़ी जब उसकी छिलती है बजरी पे जैसे ही गिरता है। या दूसरा एग्जांपल लें, कोई कारपेंटर है या कोई आम व्यक्ति है, वो हथौड़े से कील ठोक रहा है और उसका हथौड़ा गलती से कील पे ना पड़ के उसकी उंगली पे लगता है और वो एकदम करा उठता है। तो जैसे ही वो कराता है तो हमें भी एक फीलिंग आती है जैसे वो हथौड़ा मेरी उंगली पे लगा हो। और जो एक कष्ट है कील का, जो उंगली पे काल्पनिक पीड़ा है, वो मुझे भी महसूस देती है। तीसरा एग्जाम्पल, मैं टीवी देख रहा हूँ, वहां पे एक काला मकोड़ा है, वो धीरे धीरे किसी व्यक्ति के पैर पे रेंग रहा है। वो जैसे जैसे वो ऊपर को चढ़ता है तो वो मुझे महसूस ऐसा होता है कि जैसे वो मेरे साथ ही घटित हो रहा है। तो एक साइंटिस्ट ने एक बार इस पे सोचा कि इसको उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की और इटली में एक रिसर्च हुआ। इटली के में रिसर्च क्या था, यूनिवर्सिटी में न्यूरोविज्ञान विभाग में यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ और उन्होंने रिसर्च किया जो हमारे मस्तिष्क में मोटर रीजन है जिससे हम चीजों को महसूस करते हैं, उसको उन्होंने मकाओ बंदर पे उसको रिसर्च किया, उसको समझने की कोशिश की। उसमें क्या किया प्रयोगशाला में एक प्रोफेसर ने खाने के लिए मूंगफली उठाई और जब उसने मूंगफली उठाई तो तो मकाओ जो बंदर था उसके दिमाग में न्यूरॉन में उसको ट्रिगर किया और मकाओ को ऐसा लगा कि जैसे वो खुद उस मूंगफली को खा रहा है। और मकाओ जो बंदर था उसने प्रोफेसर की मंशा को समझ लिया कि ये मूंगफली खाने की मंशा है। तो और ये जो जब इसको उन्होंने रिकॉर्ड किया तो वो एक उल्लेखनीय घटना थी उस न्यूरॉन साइंस पे जिस समय काम शुरू हुआ। और उस उसी के साथ जो रिसर्च हो रहा था उसने कुछ ऐसे काम भी किए जिनकी कोई मंशा नहीं थी, जैसे हाथ हिला रहे हैं और कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्होंने बिना किसी मंशा के काम किया। तो जो मकाओ था उसके जो ब्रेन था उसमें किसी तरह की हलचल नहीं हुई। तो जब जब कई वर्षों का शोध हुआ, जो उनका रिसर्च पेपर था उसको छापने के लिए जब उस रिसर्च टीम ने एक जो जो पत्रिका थी रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए, तो जब उसे भेजा तो उन्होंने उस पेपर को लिया नहीं। तो वो टॉपिक उन्हें दिलचस्प नहीं लगा, उन्होंने छापने से मना कर दिया। फिर ये पेपर किसी दूसरी मैगजीन में छपा तो एकदम जैसे भूचाल आ गया। तो उसके साथ ही फिर बहुत सारे इस पे रिसर्च चालू हुए। तो उन जब बहुत सारे रिसर्च चालू हुए तो उसमें ये पाया गया कि जो बंदरों में जो न्यूरॉन एक्टिविटी थी, मिरर न्यूरॉन की जो एक्टिविटी पाई गई, मनुष्य के दिमाग में जो मिरर न्यूरॉन काम करते हैं वो बंदर के दिमाग के मुकाबले बेहतर तरीके से काम करते हैं। और वो जो उसमें शोध में ये पता पड़ा कि जो मनुष्य के मिरर न्यूरॉन है, कि जो दूसरा व्यक्ति सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसको मिरर की तरह ना केवल वो अपने दिमाग में ग्रहण करता है, उसके लिए प्रतिक्रिया देता है, बल्कि वो सामने वाला व्यक्ति उसको किस भाव से कर रहा है, किस मंशा के साथ कर रहा है, उस पे भी मनुष्य का दिमाग प्रतिक्रिया देता है। और आज जो इस समय जितना भी रिसर्च चल रहा है साइंटिफिक वर्ल्ड में, और मिरर न्यूरॉन का जो हमारा जो टॉपिक है आज की डेट में, ये मिरर न्यूरॉन पे जो हमारी स्टडी चल रही है, शायद ये सबसे ज्यादा स्टडी इसी टॉपिक के ऊपर चल रही है। और मिरर न्यूरॉन के माध्यम से हम चेतना को कैसे दूसरों से अलग कैसे हम समझ सकते हैं, और या हमारी चेतना
दूसरों की चेतना के साथ कैसे जुड़ी हुई है, इसको समझने में वो मदद कर रही है। और ये मिरर न्यूरॉन ही है हमारे ब्रेन में, जो कि हमें बताते हैं कि जब कोई साइकिल सवार गिरता है बजरी के ऊपर, या किसी व्यक्ति की उंगली पे हथौड़ा लगता है, या किसी व्यक्ति की टांग पे कोई मकोड़ा रेंग रहा है, तो हम जो महसूस करते हैं, तो जो वो हमें महसूस होता है वो हमें हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन की वजह से महसूस होता है। जब मैं किसी व्यक्ति को दुखी देखता हूँ तो मैं उदास हो जाता हूँ, किसी व्यक्ति को खुश देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये जो होता है, ये हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन की वजह से होता है। इस मिरर न्यूरॉन की जो हम बात, ये एग्जाम्पल कोट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मैं इस कंटेक्स्ट में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे जो हमारे सीखते हैं, वो जो हमारे जो माँ बाप हैं, जो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो इसका उसको उनके जो चरित्र निर्माण है, इसमें उसके बहुत सबसे बड़ा रोल इसी बात का है। और वो किस तरह से क्यों उसको विज्ञान किस तरह से इंटरप्रेट करता है, तो वो हमें, अगर हम मिरर न्यूरॉन के को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो इसके उसको थोड़ा सा उसका वैज्ञानिक पक्ष में हम डिस्कस करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको शायद बेहतर तरीके से हम इसे कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके लिए हम एज ए पेरेंट और क्या चीजें कर सकते हैं? ये ऐसे कौन से टूल्स हमारे पास हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए काम कर सकते हैं? तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, तो जनरली हम करते क्या है, एक सवाल जैसे हम किसी से मिलते तो हम पूछते हैं आप कैसे हैं। एक जवाब, एक सटीक जवाब आता है कि मैं ठीक हूँ या मैं बढ़िया हूँ। अब इसी को अगर इस प्रश्न पर हम फिर दोबारा विचार करें और खुद का अवलोकन करें, तो शायद हम महसूस करने की कोशिश करें कि मेरा शरीर कैसा महसूस कर रहा है, आप कैसे हैं, तरोताजा महसूस कर रहा है, अकड़न से भरा हुआ है, शिथिल है, अलसाया हुआ है, या भावनाओं के बारे में बात करें, मन को महसूस करने की कोशिश करें, क्या मैं व्यस्त हूँ, क्या मैं शांत हूँ, क्या मैं चिढ़ा हुआ हूँ, क्या मैं भावुक हूँ, क्या मैं सजग हूँ। तो इसको यदि अगर हम इसको हम अपने मन की अवस्था को एक या दो वाक्यों में प्रकट करने की कोशिश करें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो धीरे 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 हमें जो है अपने आप को समझने में एक सहायता मिलती है। और ये, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मेरे अंदर उसको इसके लिए रुचि हो, और मुझे उसका अवलोकन करने का, अपने आप को ऑब्जर्व करने का एक जागरूकता हो। तो अगर हम देखेंगे, अगर मेरे अंदर रुचि है और अवलोकन मैं करना चाहता हूँ, ऑब्जर्व करना चाहता हूँ अपनी मानसिक स्थिति को, अपने शरीर की स्थिति को, तो ये दोनों जुड़वा बातें हैं। और हम अगर हम इस पे थोड़ा सा भी ध्यान दें, अपनी रुचि पे और अपने अवलोकन पे, अपने आप को अवलोकन करने पे, तो हम शायद वो देख पाते हैं जो हमारे ध्यान से चूक गया है। और एक हमारा हमें मननशील मन को बनाने में सहायता करता है, और मुझे अपने मन के को सही तरीके से समझने में एक सहायता मिलती है, और मैं उसको बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ। तो इसको मैं इसी चीज को मैं बच्चों को, अपने जो बच्चे हैं उनसे प्रश्न पूछकर क्या मैं उनकी समझ को बढ़ा सकता हूँ, इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे, चाहे वो मैं अपने माता पिता के रोल में हूँ, चाहे मैं दादा दादी के रोल में हूँ, तो हम बच्चों को ध्यान से सुनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब हम अपने बच्चों के पास बैठते हैं, तो उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो सुने उनके आसपास क्या हो रहा है। जब हम पार्क में जाएं, तो उनसे को प्रोत्साहित करें कि वो पक्षियों की आवाज को सुने, वो कैसे बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं तो उनसे कहें भी अब आप आंख बंद करके सुनो, इस पक्षी की आवाज कैसी है। जब वो आंख बंद करके सुनेंगे, तो धीरे 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 उन्हें ऑब्जर्वेशन पावर आ जाएगी कि किस पक्षी की कैसी आवाज है, वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। उनको हम कह सकते हैं, आप तक महसूस करने की कोशिश करो आपको कैसी गंध आ रही है, तो उनकी सूंघने की शक्ति उनकी बढ़ने लगेगी।
तो इसी तरह से हम अलग अलग जगह उस बात को अपने घर में पूछ सकते हैं, आपको कैसी गंध आ रही है। जब हम पार्क में जाते हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं, आपको कैसी गंध आ रही है। कार में है, जब हम काम कर रहे हैं, तो उनसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से में हम उनसे छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं। और इसको एक हम खेल की तरह से भी खेल सकते हैं। जहाँ पे भी जाएं तो हम उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है उस पे हम काम कर सकते हैं, उनकी रुचि पे हम काम कर सकते हैं, धीरे 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 धीरे। जैसे आंख मिचौनी का खेल है, उस तरह से हम बच्चों के साथ बहुत आसानी के साथ इस खेल को हम खेल सकते हैं, जिससे उन्हें देखने, सूंघने, चखने, सुनने, महसूस करने की उनमें समझ पैदा होगी। दिशा ज्ञान उन्हें दे सकते हैं। सूरज किधर से निकल रहा है, किधर अस्त हो रहा, शाम को घूम रहे हैं, तो उन्हें उसको हम दिशा के साथ कर सकते हैं। भाई इधर ये पूरब है, जिधर सूरज निकलता है, इधर पूरब है, जिधर सूरज ढल रहा है, इधर पश्चिम है। तो धीरे 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 उनमें जो है ऑब्जर्वेशन पावर आने लगेगी। जब हम बच्चों के साथ सामान लेने जाते हैं, बाजार में घूम रहे हैं, तो या किसी दुकान पे, तो उस रास्तों का नाम याद रखने के लिए हम कह सकते हैं। तो अगर हमने ये गुण उनमें पूरा उनमें विकसित कर दिया, तो एक रुचि और अवलोकन ये हम उनमें पूरा कर पाएंगे। अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, 8 या 10 साल का हो गया, तो अब उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं उनकी भावनाओं को देखने के लिए। भावनाओं को देखने की, समझने की कोशिश करें। क्या तुम शांत महसूस कर रहे हो? क्या तुम स्थिर महसूस कर रहे हो? क्या खुशहाल महसूस कर रहे हो? क्या आनंदित महसूस कर रहे हो? या किस तरह का महसूस कर रहे हो? अगर हम उनसे सवाल करेंगे तो उनमें उन भावनाओं का धीरे 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 विस्तार होने लगता है, और उनको बेहतर तरीके से उनकी उस बारे में समझ पैदा होने लगती है। इस सवाल को अगर हम देखें, एक सवाल पूछने के पीछे भी एक विज्ञान है, वो जो इसमें रिसर्च बताते हैं। तो जैसे हम सवाल पूछते, किसी भी हम सवाल कैसे पूछे, तो एक रिसर्च हुआ। तो रिसर्च उसमें ये हुआ, सवाल किस तरह से पूछा कि आप किसी से पूछो कि आप अगले 6 महीने में नई गाड़ी खरीदना चाहेंगे, तो देखने में यह आया, तो जो कार खरीदने की दर थी वो 35% तक बढ़ गई। एक सवाल और पूछा गया, क्या क्या आप रक्तदान करना चाहेंगे? सिंपल क्वेश्चन, क्या आप अगले 6 महीनों में रक्तदान करना चाहेंगे? तो रिसर्च में जो रिजल्ट निकल के आया कि अगले उसके बाद में 6 महीने में रक्तदान करने वालों की संख्या 9% बढ़ गई। तो इसी तो माता पिता की ओर से यदि सकारात्मक और प्रोत्साहन देने वाले सवाल पूछे जाएंगे, बजाय हम ये कहें कि आप रक्तदान करो या आप नई गाड़ी खरीदो, इनडायरेक्टली जब पूछा, सकारात्मक सवाल पूछे, तो उसके रिजल्ट रिसर्च के माध्यम से प्रूव हुए हैं, और उसको हम अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है, तो और बच्चों की जो उम्र है उसकी उम्र को ख्याल में रखते हुए अगर हम उसी तरह से हम हल्के फुल्के अंदाज में सवाल पूछें, तो धीरे 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 उनके जो है सकारात्मकता को हम उनके अंदर, उनके चरित्र का हिस्सा हम बना सकते हैं। सिंपल पूछ सकते हैं उंगली से कि 4 साल है, तो हम उसे पूछ सकते हैं 2 और 2 कितने हैं? 4। फिर जब उम्र बढ़ी, फिर उंगली उसके माध्यम से उसे उम्र, गणित भी हम उसे सिखा सकते हैं, और सिखाते भी हैं। तो उसको हम सिखा सकते हैं। सांस का पैटर्न हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे जिस समय बच्चा उद्विग्न हो, गुस्सा आ रहा हो, चिल्ला रहा हो बच्चा, तो उसको हम पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारी सांस तेज चल रही है या सांस मंदी चल रही है? या जिस समय बच्चा बहुत आनंदित हो, बहुत शांत हो, तो उस समय हम उससे पूछ सकते हैं आपकी सांस इस समय कैसे चल रही है? तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि बच्चे को अपनी सांस का पैटर्न समझ में आने लगेगा, कि जब मैं गुस्से में होता हूँ, तनाव में होता हूँ, तो मेरी सांस तेज चलती है, और जब मैं शांत होता हूँ, आनंदित होता हूँ, तो सांस जो है धीरे धीरे चलती है। तो इस तरह से, तो जो ऊर्जा का हमारे शरीर में विस्तार होता है, जो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, जो हम प्राणायाम की बात करते हैं, तो हम उसको बहुत आसानी के साथ में हम उसको अपने बच्चों को ये बात हम उनको सिखा सकते हैं। एक वो जो बात हम बच्चों को साथ में हम अप्लाई कर सकते हैं और सिखा सकते हैं, कि जब भी बच्चा हमसे बात करे, जनरली होता क्या है, देखने में ये आता है, बच्चा हमसे कुछ बात कर रहा होता है, हम अपने किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। हम अपना काम भी कर रहे हैं और बच्चे की बात भी सुन रहे हैं। तो
बेहतर यह है कि अगर चाहे बात कितनी भी जब भी बच्चा हमसे बात करे तो हम ले सुने, चाहे हम 3 मिनट के लिए सुने, लेकिन उसकी बात को ध्यान से सुने। बच्चे को भी महसूस हो कि मैं उसकी बात को ध्यान से सुन रहा हूँ। तो जब मैं अपनी ध्यानपूर्ण जो अगर अपनी उपस्थिति उसको दर्ज कराता हूँ, तो जाने अनजाने ये बच्चे के चरित्र का हिस्सा बन जाता है कि जब भी वो कोई व्यक्ति उससे बात करेगा तो उसको ध्यान से सुनेगा। तो जब वो ध्यान से सुनेगा तो वो जो है उसमें एक संवेदनशीलता को बढ़ाने में और सुनने समझने की शक्ति बढ़ाने में एक बहुत उसके लिए मददगार होगा, और उसके कंसंट्रेशन लेवल को भी ये इम्प्रूव करेगा। बहुत सिंपल सा टूल है। एक और जो बहुत जरूरी चरित्र निर्माण का हिस्सा, एक बहुत जरूरी गुण है जिसपे हमें एज ए पेरेंट्स काम करना है, वो है विनम्रता। और एक बड़ा विनम्रता एक बड़ा पेचीदा सवाल है। तो और हम सब समझते हैं कि विनम्रता हमें अहंकारी बनने से बचाती है, लेकिन विनम्रता किसी के जीवन को महान कैसे बना सकती है, हम अपने बच्चे को विनम्रता कैसे सिखा सकते हैं। अगर हम किसी से बात करें तो बहुत मुश्किल से हमें स्पष्ट जवाब मिलता है जिससे भी हम बात करते हैं। और बहुत सारे कारण हैं कि विनम्रता पेरेंट्स के लिए एक चर्चा का विषय भी नहीं है। जैसे कि हम विनय की बात करें तो जो विनम्रता की बात करें तो हमें जो नाम ध्यान आते हैं वो ईसा मसीह, गांधी, मंडेला, मदर टेरेसा जैसे संतों के सुधारकों के बारे में सोचते हैं अगर हम विनम्रता की बात करते हैं। और उनकी जीवन शैली देखें तो विनम्रता का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन माता पिता की हम एज माता पिता सोचे तो वो अपने बच्चों के लिए जीवन का इतना ऊंचा लक्ष्य रखते ही नहीं है। पर माता पिता क्या सोचते हैं कि उनका बच्चा प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, बच्चा बड़ा होकर दिग्गज बने। और अगर वो दिग्गज बन गया अपने क्षेत्र में, अपने किसी भी कौशल क्षेत्र में, तो एक ऐसा समझो जैसे जैकपॉट जीत लिया। तो विनम्रता के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो छवि की समस्या है। और जब हम विनम्रता की विनम्र व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो छवि आती है वो आती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो नरम दिल है, जो सीधा साधा है, जिसे आसानी से पीछे धकेला जा सकता है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे करें तो जैसे सपोज कोई क्रिकेट टीम है वो हार जाए तो कमेंटेटर क्या कमेंट करेगा? ह्यूमिलेटिंग डिफीट। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। तो वो कहेगा दिस इज ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट। तो जो हमारी शब्दावली है वो उस तरह के शब्दों को यूज करती है कि उससे जाने अनजाने हम उन चीजों से बचते हैं। लेकिन इसी का दूसरा पहलू भी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सफल होता है और उसको कोई अवार्ड मिलता है, तब वो अगर उससे कहते कि अब आप उसके बारे में अब आप 2 शब्द कहिए तो वो कहेगा आई फील हम्बल टू एक्सेप्ट दिस अवार्ड। तो अगर तो विनम्रता जीत के साथ भी आती है, विनम्रता हार के साथ भी आती है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारी अंडरस्टैंडिंग में इसके बारे में। जो 2 पक्ष हैं इसके, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर कंफ्यूजन रहता है। विनम्रता को हम अच्छा तो समझते हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चे को हम बहुत ज्यादा शायद विनम्र नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत विनम्र हो गया तो ये दुनिया इसे पीछे धकेल देगी और ये कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। तो एक परसेप्शन की एक कॉलम है, तो उसको थोड़ा सा अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसके परसेप्शन की जो कॉलम है, या तो कुछ लोग हम में से विनम्रता को एक एनिमी की तरह, इसका जो इसको हम अहम के साथ जोड़ सकते हैं। बिना जब तक हम अहम को नहीं समझेंगे तब तक हम शायद विनम्रता को भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अहम ये ऐसा तत्व है जो हमें मैं का भाव देता है और मेरी पहचान है। मेरा अहम मेरी पहचान है। इसको समझने के लिए कोशिश करें। यदि मैं इसको स्केल पे 0 से 100 के स्केल पे समझने की कोशिश करूं
तो किसी भी काम को करने के लिए, अगर मुझे कोई भी काम करना है जीवन में, तो मुझे अहम की जरूरत पड़ती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सुबह को जब मैं ब्रूस करता हूँ तो शायद मुझे 0 से 100 के स्केल पे 3% अहम की जरूरत है कि मुझे मुझे ब्रूस करना है। आई नीड ओनली 3% ऑफ द ईगो और 3% ऑफ द इंडिविजुअलिटी। लेकिन यदि मुझे 10,000 लोगों के सामने भाषण देना हो, देन आई नीड 80% ऑफ द, से 80% ऑफ द ईगो। मुझे 80% इंडिविजुअलिटी मुझे अपनी वहां पे प्रस्तुत करनी पड़ेगी। लेकिन अब मेरा लेक्चर खत्म हो गया, नाउ आई एम ऑन द टी, और जो दूसरे लोग हैं जिनको अब मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यदि उस समय भी मेरी ईगो लेवल 80% है, तो देन दैट इज ए प्रॉब्लम। शायद उस समय मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरा ईगो शुड बी 20% और 30%। जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आई हैव टू बी ऑन द स्केल ऑफ 100, माई ईगो हैज टू बी 80%। लेकिन जब मैं बाद में टी पे हूँ, देन परहैप्स माई ईगो हैज टू बी एट 30%। तो अगर हम विनम्रता की बात करें, ईगो की बात करें, तो हमारी जो ईगो है, इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल, एंड आई हैव टू बी अवेयर एट व्हाट टाइम हाउ मच ईगो आई हैव टू यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज। तो यदि इसको दूसरी एग्जांपल देखें, सब सब इफ आई एम ए सेल्समैन और मुझे कोई उत्पाद बेचना है, या मुझे कोई अपनी टीम को मैं संबोधित कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, तो उस समय जो मैं ईगो यू होगा, वो उसमें उसका ईगो का लेवल वो होना चाहिए जिससे वो स्पष्टता हो और एक आत्मविश्वास झलके। और एक बार काम हो जाए तो फिर उस ईगो को मेरा दैट शुड कन्वर्ट टू द humility. I should be more humble after my that lecture delivered. तो उसको मुझे मैनेज करना आना चाहिए। और हमारी जो ह्यूमिलिटी है, वो हमारे हृदय की एक बड़ी नेचुरल क्वालिटी है, जिसको हमें वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू यूज इट। इसको विनम्रता को कैसे हम यूज करते हैं, एंड ये बहुत जरूरी हिस्सा है हमारा चरित्र का। तो चरित्र के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसको कहानी के रूप में मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा। एक बहुत शक्तिशाली सम्राट था, और प्रजा प्रेम करती थी, दुश्मन डरते थे। एक बार वो अपने महल में के बाग में सो रहा था, आराम कर रहा था। गर्मियों के दिन थे, उमस थी, तो उसको झपकी लग गई। तो झपकी लगी, कुछ देर बाद जब वो उठा तो उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। और जब उसने इधर उधर देखा तो स्ट्रेंजली वहां पे कोई सेवक नहीं था जो उसे पानी ला के देता, और उसे पानी कहीं पे दिखा नहीं। उसने आगे जाके देखा तो वहां पर एक कुआं था, एक उसमें पानी निकालने के लिए बाल्टी थी, लेकिन कोई नौकर चाकर नहीं थे। उसने पानी निकालने के लिए पुली पे रस्सी से बाल्टी बना ली, और बाल्टी जब उसने डाली पानी निकालने की, जब वो खींच रहा था तो हाथों में उमस सी पसीना था, तो उसके हाथ से बाल्टी फिसली और उसकी उंगली जाके पुली में फंस गई, और वो दर्द से तिलमिला उठा। बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उसने मुक्त करा, बाल्टी रस्सी दोनों छूट गए और बाल्टी जो है कुएं में गिर गई। दर्द और प्यास के मारी सम्राट का सिर चकरा रहा था। तो कुछ देर उसने वहां इधर उधर निगाह दौड़ाई, तो घायल अवस्था में उसने देखा एक पेड़ है, और उसकी छाया में जाके वो लेट गया। उसे ठंडी हवा ने थोड़ी उसे राहत दी। उसने अपने आप को स्थिर करा, आकाश की ओर देखा, और उसके मुंह से निकला, हे भगवान, तू कितना उदार है। मैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए बाल्टी से अपने लिए पानी तक नहीं खींच सकता, और इस आसान से काम के लिए भी मुझे किसी की मदद की जरूरत है, तो तूने मुझे सम्राट बना दिया। तो इस कहानी की ब्यूटी ये है कि ये कहानी सम्राट के जीवन के क्षण को दिखा रही है, जिसने अपनी पीड़ा को स्वीकार किया, और उसने ये भी समझ लिया कि वो किस लायक था, और उसने ये भी समझ लिया कि वो क्या क्या नहीं कर सकता था। और विनय जो है, उसके अंदर विनम्रता थी, वो उसकी आत्मसहजता का एक द्योतक के रूप में हमारे सामने आती है।
विनम्रता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपना मूल्य कम कर रहे हैं, लेकिन विनम्रता का मतलब ये भी नहीं कि हम किसी की चापलूसी करें, किसी के पैरों पर गिर रहे हैं। जैसा कि हम आजकल देखते हैं, किसी भी अमीर आदमी के या कोई पागल व्यक्ति है, सब उसके पैर दबा रहे हैं, पैर झुक के कर रहे हैं। तो वो जो चापलूसी है, चापलूसी और विनम्रता दो अलग अलग चीजें हैं। वो हमें समझनी है और अपने बच्चों को समझानी है। विनम्रता हमें अपने आप को साधारण समझने का मौका देती है, और हमारे हमें चरित्र के विकास में भी सहायक सहायक है। एक कोपरनिकस एक बहुत बड़ा स्पेस अंतरिक्ष खोजी था। तो उसने अपनी फाइंडिंग दी कि ब्रह्मांड में हमारा आकार बहुत घट गया। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड की समझ बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी का उसमें स्थान छोटा और छोटा और छोटा होता जा रहा है। तो जैसे उसका सापेक्ष रूप से रिलेटिवली हमें लगता है कि पृथ्वी बहुत छोटा आकार है। तो जैसे इससे हमें समझ में ये आता है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे ब्रह्मांड की हमारी समझ बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरा सापेक्ष मूल्य उसमें कम हो रहा है, मेरा साइज कम हो रहा है। तो इससे हमें अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे जैसे हम मामूली समझने का एहसास होता है, या जैसे जैसे हमारा विकास होता है, वैसे वैसे हमारे अंदर मामूली होने का एहसास बढ़ता है। और इसमें यह मामूली होने का मतलब है कि हमारी विनम्रता हमारी बढ़ती चली जाती है। लेकिन विनम्रता का एक दूसरा गुण ये भी है कि विनम्रता से साहस पैदा होता है। वो साहस जो है हमारी बहुत सारी बाधाओं को दूर कर सकता है, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट पाने में सहायता कर सकता है। कैसे? एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, नीचे से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पेड़। पेड़ की जिस पेड़ की जड़ जितनी कोमल होंगी, वो बड़े से बड़े कड़े से कड़े पत्थर में भी जाके अंदर चली जाएंगी, जो उसकी मुख्य धारा है पेड़ की, और उसको जाकर उसको अंदर जाने में मदद करती है। वो जाके वो जिसकी जड़ें जितनी अंदर जाएंगी, वो पेड़ उतना ही मजबूत होगा। इसी तरह से विनम्रता को हम अपने पेड़ की जो हमारे उससे जो सबसे विनम्र पार्ट है, जो कि जड़ों का सबसे नाजुक एक हिस्सा है, वो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वो जो है अंदर तक पकड़ बना के उसको मजबूत बनाने में, और विनम्र व्यक्ति का जो अंदर से उसके अंदर एक साहस पैदा करता है, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपने काम को निकाल सकता है, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो संयत रहते हुए अपने जो जीवन यापन है, या और जो उसके जीवन के जो भी आध्यात्मिक उसके जो पहलू हैं, उनको वो अ, अ, प्राप्त करने में, उसके चरित्र को निर्माण करने में निश्चित रूप से उसे वो सहायता करता है। और विनम्रता को जो हमें एज ए पेरेंट्स जो एक सबसे बड़ा जो उसका टूल है जिसके माध्यम से विनम्रता पैदा की जा सकती है, वो है प्रार्थना। तो हमें बच्चों को आरंभ से ही प्रार्थना करना सिखानी है। प्रार्थना जब हम सिखाते हैं, जो प्रार्थना के भाव हैं, तो वो उसमें निश्चित रूप से उसमें पैदा होते हैं, और उसके अंदर वो जो भाव है, विनम्रता का भाव उसमें एक पैदा होता है। और प्रार्थना एक विनीत हृदय के लिए हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक गीत की तरह है। और जो छोटी छोटी चीजें हम सवाल के माध्यम से भी विनम्रता हम सिखा सकते हैं बच्चों को, जो कि चरित्र निर्माण में सहायक होगी। जैसे बच्चों को हम बता सकते हैं कि मैं आखिरी बार कब गलत था, ऐसा क्या घटित हुआ आखिरी बार जिसने मुझे चकित कर दिया, या ऐसा क्या हुआ मेरे जीवन में जिसके लिए मैं निश्चिंत था, लेकिन मुझे पता चला कि मैं उस क्षण में गलत था, या मैंने हाल ही में क्या सीखा। अगर ये छोटी छोटी बातों पे भी हम घर की बातचीत में चर्चा करेंगे, तो बच्चों को जो उनके जीवन में जो कुछ
कह सकते हैं कि जो उन्हें लगता है कि मेरे जीवन में गलत घटित हो रहा है, तो या उनकी फेलियर्स हैं, तो वो उनको एक्सेप्ट करने में उनको निश्चित रूप से अपनी फेलियर और सक्सेस दोनों को आत्मसात करने में बच्चों को सहायक होगा। और इसको यदि हम सम अप करें, अगर बच्चों के चरित्र निर्माण पे एज ए माता पिता हमें काम करना है, और जो कि हमारी मूलभूत कर्तव्य भी है, तो बच्चा जो सीखता है, तो जब कोई मुझे बताता है कोई बात, तो शायद मैं उसे भूल जाता हूँ। जब मैं किसी बात को होते हुए देखता हूँ, तो मुझे वो याद रहता है। लेकिन जब हम किसी काम को मिलकर करते हैं, तो वो हमें हमारा एक चरित्र का हिस्सा बन जाता है। तो बच्चों के चरित्र निर्माण पे काम करने के लिए अगर हम इसको अप्लाई करें, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों में जो चरित्र का हम निर्माण करना चाहते हैं, उस चरित्र को हम उनके साथ छोटी छोटी बातों में, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम उसको जिएंगे, तो एक वो उनका चरित्र वो का हिस्सा बनेगा। वो जब वो चरित्र का हिस्सा बनेगा, तो उनका जीवन संतुलित और सहज होगा। और जो फिर उनका जो व्यक्तित्व प्रकट होगा, तो जो वो एक विपरीत भाव, जो एक खींचतान की जो पोजीशन रहती है, अंदर की आवाज कुछ और मैं कहता सोचता कुछ और हूँ, महसूस कुछ और करता हूँ और करता कुछ और हूँ, तो धीरे 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 वो चीज एक होने लगेगी। मतलब व्यक्तित्व और चरित्र एक होने लगेगा। चरित्र पेड़ है, व्यक्तित्व फल है। और यदि मुझे व्यक्तित्व को, सच्चा व्यक्तित्व जीना है, तो मुझे चरित्र का निर्माण करना ही पड़ेगा। और चरित्र, जैसा चरित्र होगा वैसा ही व्यक्तित्व होगा। तो चरित्र और व्यक्तित्व दोनों एक साथ चलते हैं, और उसको हमें अलग अलग नहीं सोचना है, नहीं जीना है। और अगर हम इस पे प्रयास करेंगे, तो ईश्वर की कृपा से निश्चित रूप से हम एक बेहतर चरित्र और बेहतर व्यक्तित्व हमारे समाज में बनाने में हम निश्चित रूप से सफल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी। सभी लोग अनम्यूट हैं। अब किसी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय प्रदीप गुप्ता साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में दोस्तों प्रदीप जी, एक से तो मैं आपके वक्तव्य को सुन रहा हूँ। मेरे मन में कुछ भाव यह आए हैं कि चित्र निर्माण का जो समय होता है वो स्कूलिंग होता है, क्योंकि अब जो स्कूल्स में है वो वहाँ को कोई नैतिक कहानियां सुनाई जाती हैं। अगर आप गीता प्लस गोरखपुर की छपी हुई नैतिक कहानियां, वीर बहादुरों की कहानियां, आदर्श कहानियां देखें, तो सेल हर साल एक साल से घटते 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 केवल हजारों में आ गई, 7,000 8,000। तो भाव यह है कि जब परिवार भी टूट रहे हैं, और जो दादा दादी से मेरी कहानियां, जैसे हम लोग थे अपने लेवल में पढ़ते थे, हमें सब ये पढ़ाई जाती थी और हम पढ़ते भी थे, और ये आदर्श कहानियां और सारे वीर बच्चों की कहानियां और विनम्र होने की विशेषता सारी पढ़ा करते थे। अब परिवार तो टूट रहे हैं, ज्वाइंट फैमिलीज। लकीली मैं अपनी ज्वाइंट फैमिली में हूँ, लेकिन अधिकांश फैमिली ज्वाइंट जो है टूट रही हैं। जो दादा दादी से मिलने वाला वो था भाव, वो तो सब खत्म हो गया हुआ है। दूसरे जो यंग पीढ़ी है, जिन्होंने आगे बच्चे पैदा किए हैं, उनमें विनम्रता नाम कोई चीज नहीं है, सिवाय नकारात्मकता, क्रोध, लालच, गुस्सा, जितने भी मतलब बुराइयां हैं, जो विपरीत विकार हैं मन के चित्त में, वो सारे विकार आ गए हैं। बच्चा बात करता, उनको फुर्सत है नहीं, क्योंकि वो उल्टा उसको बजाय प्यार समझाने के गुस्से से क्या काटने को दौड़ते हैं बात करते हुए भी। और इसके बाद यह है कि जो विदेशी कल्चर का प्रभाव है, विनम्रता बिल्कुल सीखने देती नहीं है, क्योंकि वह अहम का भाव है, स्टेटस का भाव है, सिंबल, हमेशा ईगो रहता है। तो और दूसरी बात यह है कि जो बुराइयां समाज में टीवी के जरिए आ गई हैं, इन सब में अगर आप देखा जाए तो विनम्रता बजाय एक गुण माना जाने के अवगुण माना जाने लगा है। और
स्कूलों में उस लेवल पर जब बच्चे करैक्टर निर्माण तो ये चीजें पढ़ानी बंद कर दी हैं। हमारे जो भाई हम सीखते हैं कहाँ से, पेरेंट्स से सीखते हैं या गुरुजनों से सीखते हैं या अपने दोस्तों यारों से, जिनके सभा में रहते हैं। क्योंकि जो दोस्ती है, जो संग है, वो प्रभावित करता है। वैसे हम बनते हैं जिन सोसाइटी में हम रहते हैं। सत्संग में जाना, महात्मा के विचार श्रवण करना और किताबें स्पिरिचुअल पढ़ना, ये सब बातें तो अब पुरानी हो गई हैं। क्योंकि अब करेक्टर बिल्डिंग में बजाय करियर बिल्डिंग के लिए पेरेंट्स ज्यादा उत्साहित हैं। बच्चों को इंजीनियरिंग में लगा तैयारी करने में, उनको सत्संग छुड़वा दिया, ऐसी बातें पढ़ने को मना कर दिया। भाई एक उनका केवल एक ही ओरिएंटेशन, केवल एक ही फोकस है, और वो है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना, एमबीए बनना। परिणाम उसका यह होता है, मैं अपने पोतों को भी देखता हूँ, जब कभी मैं उनको सत्संग जाने की बात करता हूँ या कुछ सत्संग की बात बताना चाहता हूँ, तो मेरा बेटा स्वयं कहता है, डैडी अब इनका जो वो अभी जीवन है, उसको ये सब सुनने की आदत मत डालिए, वरना ये पढ़ना वढ़ना छोड़ के उधर की ओर हो जाएंगे। नहीं जाने देता, क्योंकि ये भी डॉक्टर है, इसकी पत्नी भी डॉक्टर है, दोनों ऐसे हैं। नेट की कोई प्रॉब्लम आ रही लगता है, कि मैं नाम नहीं लूंगा। वो जिस बात को कह दिया है, वो उसी को मतलब डिफाइन करने के, चाहे दसियों लॉजिक झूठे बोलना पड़े। जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, उसे दसियों बुराइयां बीच सुनना नहीं चाहता। कुछ ऐसी बातें, विनम्रता नाम सोचना भी जो है वो गलत है। तो विनम्र होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा वर्च्यू है, लेकिन यहाँ तक लोग पहुंचते ही नहीं। तो ऐसे हालात में या तो हमारी पीढ़ी को छोड़कर उनके अंदर करियर बिल्डिंग का ज्यादा ध्यान है इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। तो उनका मानना है कि व्यक्तित्व का विकास तो करियर से ही होगा। अच्छा करियर है, अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, और वो करेक्टर की बजाय उसे प्रेफर कर रहे हैं। और करेक्टर की तो अब जो हालत हम देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ ये हो गया, उसने इस बात को ना मानने के लिए कि ऐसा नहीं हुआ, दसियों झूठ बोले, दसियों फरेब की और अपने सब लोगों से कहा कि ऐसा ही वक्तव्य देना। तो अब वो लोग जब ऐसा कर रहे हैं तो उनको देखते तो हमें सारे के सारे, छोटी पीढ़ी भी देखती, छोटे बच्चे भी देखते हैं, वो भी उसी लेवल पे उतर आते हैं। तो ऐसे हालात में वापस अपनी पोजीशन को रेज्यूम करना, वापस रिस्टोर करना बेशक डिफिकल्ट है, बेशक कठिन कार्य है, पर नकारात्मक नेगेटिविटी अब भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम अब भी सोचते हैं कोई ऐसा लेवल है भारत जैसे देश में, कम से कम जो विश्व गुरु था। अब विवेकानंद का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का लोग एग्जाम्पल आ भी थे, क्योंकि जो बात इतना महान करेक्टर था कि जो बात कह दी इस बात पे स्थिर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं बदलना। अब तो ये है कि पैसा दे करके बड़े बड़े लेवल पे भी चेंजेस हो जाते हैं विचारों के अंदर। जो प्रदीप जी, ये काम बड़ा कठिन है, पर चूंकि हम आगे थोड़ा आए और कुछ ऐसा करें तो कुछ समाज को अपने लेवल पे ला सकते हैं, है ना, ऐसा मेरा विचार है। चलिए, प्रयासरत तो रहना ही चाहिए, हमें निराश तो होना ही नहीं है, क्योंकि निराश हो गए तो कहानी खत्म ही हो जाएगी सारी की सारी। इसमें इसमें मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, और आपने वही पॉइंट रिपीट किए हैं जो मैंने सामने रखने की कोशिश की। लेकिन काम कठिन जरूर है, लेकिन सरल भी है। संभव नहीं है। हाँ, कठिन भी है, सरल भी है। ये उतना ही कठिन है जितना कठिन मैं इसे समझता हूँ, और उतना ही सरल है जितना सरल मैं इसे समझता हूँ। तो जो मैंने अपने टॉक के अंत में बोला, जो समअप करने के टाइम पे, तो जो भी मुझे बदलाव लाना मैं चाहता हूँ, उसको मुझे खुद उसको बदलाव को करना पड़ेगा। तीन चीजें, एक तो मैं बताता हूँ, जो बताई हुई चीज है वो सामने वाला व्यक्ति भूल जाता है। सामने कोई मुझे बताता, मैं भी भूल जाता हूँ।
लेकिन जो चीज मैं होते हुए देखता हूँ वो मुझे याद रहती है, असर पड़ता है। लेकिन जो मैं करता हूँ और साथ में करता हूँ, वो साथ में वो हमारा, मेरा जिस व्यक्ति के साथ में कर रहा हूँ वो हमारा एक बॉन्ड बन के वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने लगता है, चरित्र का हिस्सा बनता है और साथ ही साथ पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता है। जैसे भी आपने टीवी का उदाहरण रहे हैं, मीडिया बहुत है, एक मुंह से बात निकली, तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कम एडिक्टेड हो डिजिटल वर्ल्ड के लिए, मोबाइल कम देखे, टीवी कम देखे, तो मुझे अपना टीवी कम करना पड़ेगा, मुझे अपना मोबाइल कम करना पड़ेगा। अगर मैं कम करूंगा तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली, मुझे उसे कुछ करना नहीं है, वो अपने आप कम करेगा। अगर जैसे एक एग्जांपल है, पेरेंट्स भी एम्बिशियस हैं, समाज भी एम्बिशियस है और स्कूल भी एम्बिशियस है, तो लेकिन स्टिल आई कैन डू एज ए ग्रैंड पेरेंट, मेरे भी नाती पोते हैं, तो मैं सवाल उनसे जो पूछूं, मैं आई आई हैव टू बी वेरी कॉशियस। मैं उनसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं उनसे जो हमारे चारित्रिक वैल्यू है, अगर उनसे वो सवाल करूंगा तो वो उस पर इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। मैं उससे पूछ सकता हूँ, बेटा आज आपने क्या स्कूल में क्या अच्छा काम करा, क्या आज आपने किसी की मदद करी, तो मैं उससे ये नहीं कह रहा तुम मदद करो, अगर मैं उससे कहूंगा मदद करो तो वो उसको रिवेल करेगा। लेकिन मैंने पूछ के छोड़ दिया कि आपने आज किसी की मदद करी, क्या आपने कोई अच्छा काम करा, आज आपके स्कूल में क्या अच्छी बात हुई, तो वो बच्चा सब कॉन्सियसली वो अच्छाई के बारे में वो सोचेगा। एंड रिसर्च है प्रूव्ड कि हम जो सवाल उससे करते हैं वो चीज घटित होती है। जैसे कि रिसर्च में मैंने भी अपने टॉक में मैंने रेफर किया कि सवाल ये पूछा गया कि आप अगले 6 महीने में कोई नई गाड़ी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो गाड़ियों की सेल 35% बढ़ गई उस ग्रुप में, जिस ग्रुप से सवाल पूछा गया। तो इसी तरह से हमें अपनी जो हम पूछना चाहते, जिन वैल्यूज को हम उन्हें देना चाहते हैं, इनडायरेक्टली खेल खेल में उन्हें ये भी ना लगे कि हम उन्हें पूछ रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं। इट्स नॉट बी स्टैंड अलोन एक्टिविटी। जैसे आपने बोला कि हम इन बच्चों को सत्संग में ले जाना चाहते हैं, वो रेस्ट टेंशन ना ले जाए, तो हमें उन्हें स्पेशली ले जाने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज हम उन्हें सिखाना चाहते हैं वो हम उनके साथ वो उस चीज को हम उन्हें जिएंगे तो वो चीज होने लगेगी। एंड वो जो उनमें घटित होगा, तो सब कॉन्शियस लेवल पे जो उनमें घटित होगा, दैट विल बी परमानेंट पार्ट ऑफ देयर कैरेक्टर, एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव, नॉट द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। और हम अपना अपना रोल जरूर कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प अस। ओके, करेक्ट। प्रदीप जी, ये जो आपने कहा, ये सबसे पहले जिम्मेदारी वास्तव में देखा जाए तो पेरेंट्स की ही है। और पेरेंट्स को करने के लिए, जैसे कि एक बार कोई महिला ट्रेन में सफर कर रही थी, तो देखा कि उसका बच्चा किताब पढ़ रहा है। तो बड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ कि साहब ये बच्चा बजाय मोबाइल के किताब क्यों पढ़ रहा है। तो देखा तो उसकी माता भी जो है वो किताब को पढ़ने की, रीडिंग की हैबिट्स थी। तो एक्चुअली वो चीज उसके पास से आई ना। अब क्या है कि इसमें गुरुदेव का ही एक थॉट है, जो कुछ बच्चे बड़ों को सिखाते हैं अगर बड़े अमल करें तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले इसमें जो स्टार्टिंग होगी वो अपने आप से होगी। यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा स्वामी विवेकानंद बने, पर मेरा ना बने, पड़ोसी का बन जाए। भगत सिंह पैदा हो, मेरा ना हो, पड़ोसी का हो जाए। जब हमारी ये धारणा रहेगी तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे जब तक बेचने के बाद और खरीदने के बाद एक नहीं होंगे तब तक दिक्कत आएगी आएगी। आज समाज में यही चल रही है। बच्चे परसेप्शन गलत नहीं है, हाँ, परसेप्शन कॉन्फ्लिक्ट है। बच्चे गलत नहीं है साहब। नहीं गलत है, नहीं गलत। क्योंकि क्या है कि हम लोग उनसे जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अगर सपोज करो मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कैसे रोक पाऊंगा? नहीं रोक। नहीं रोक पाऊंगा, मुझे नैतिक बल ही नहीं मेरे अंदर। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर नैतिक बल नहीं होगा तब दिक्कत आएगी। एक और थॉट है कि बच्चे आज कैरियर तो बना रहे हैं कि साहब आईआईटी में जाना है, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा, कोई भी कर रहा, पर कैरी क्या कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैरियर बनना, और कैरी क्या कर रहे हैं। क्या आज युवा वर्ग या सीनियर्स में होकर सुसाइड नहीं हो रहे हैं? क्या उन पर वो मेंटल प्रेशर नहीं है? जिस चीज को उनको खेल खेल में कोई चीज उपलब्धि करनी चाहिए थी, उसमें प्रतिस्पर्धा आ गई है। तो इस प्रतिस्पर्धा को तो हमें ही रोकना होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ही मेरा बच्चा आईएएस बने ना बने, एक अध्यापक बन जाए, ये कॉन्सेप्ट हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं और कुछ बनूं ना बनूं, मनुष्य तो बन जाऊं।
अगर समाज में एक व्यक्ति अच्छा मनुष्य है तो वो अपने परिवार के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, राष्ट्र के लिए अच्छा है, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। बशर्ते कि मैं हाई प्रोफाइल में जाऊं और मैं समाज में जाके दूसरे की जेब का पैसा अपनी जेब में लाऊं, उससे तो टीचर बढ़िया है। एनीवे कैरियर कैरियर नीड्स द बैकिंग ऑफ करेक्टर। इसको एक एग्जांपल द्वारा भाई साहब हम समझ सकते हैं। एक डॉक्टर चाकू से सर्जरी भी कर सकता है, चाकू से मर्डर भी कर सकता मर्डर कर सकता है। है। तो डॉक्टर सेम है, डॉक्टर तो है वो, लेकिन वो हम्म, मर्डरर भी हो सकता है, वो लाइफ सेवर भी हो सकता है। तो हमें क्या है, जैसे आपने भी एग्जांपल दिया चैन निर्माण में विवेकानंद जी का, तो ये जो परसेप्शन कंफ्लिक्ट से एक हम जूझ रहे हैं। हम उनकी बात तो करना चाहते हैं, जो हमारे पर्सनैलिटी है, यीशु मसीह की बात करना चाहते हैं हम, स्वामी जी की बात करना चाहते हैं हम, गुरुदेव जी की बात करना चाहते हैं। लेकिन जब मैं बच्चे को चाहता हूँ वो बने क्या, तो मैं उसको दूर रखना चाहता हूँ। तब मैं उसको कैरियर की तरफ उसको धकेलता हूँ, मैं उससे सवाल जो पूछता हूँ कैरियर की पूछता हूँ। तो अब इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे मैंने अपनी टॉक का शुरुआत किया, टॉक का शुरुआत मैंने बारन गुफे से किया। मैं हम सीता के एग्जाम्पल ले सकते थे, हम बुद्ध के एग्जाम्पल ले सकते थे जब हम चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, या हम विवेकानंद जी की बात कर सकते थे। तो हमें जो है, जो हमारा टीचिंग है, वो हमें करंट लाइफ स्टाइल से हमें टीचिंग समय हमें एग्जाम्पल्स उठानी पड़ेंगी। जैसे अगर हम कैरियर की बात करें, मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ या बिजनेस की बात करता हूँ, बिजनेस सक्सेस की बात करता हूँ, वी हैव द नंबर ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लेकिन हमें मालूम है कि ये ए बिजनेसमैन ही इज द मैन ऑफ करेक्टर, बी बिजनेसमैन इक्वली सक्सेसफुल और परहैप्स मोर सक्सेसफुल, बट ही इज विद सम लेस करेक्टर, सी इज इवन लेसर करेक्टर। तो जब हम उनको बिजनेस की बात करें, प्रोफेशन में भी हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनमें किसी के करेक्टर को हम कोट करना चाहते हैं। एक दूसरा व्यक्ति है, शायद वो उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है प्रोफेशन में, लेकिन हम उसके करेक्टर को कोट नहीं करना चाहते। तो जब मैं अपने बच्चे को या ग्रैंड पेरेंट को, अगर वो कैरियर पे भी जा रहा है, हम कैरियर पे भी बात कर रहे हैं, तो हम हमारे समाज में हमारे आसपास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो हम उनको उन एग्जाम्पल्स से को माध्यम से भी हम उनको समझा सकते हैं, और उनसे बहुत इनडायरेक्ट मैनर में उनको काउंसिल भी करा सकते हैं, उनके संपर्क में हम उनको ला सकते हैं। जब उनको संपर्क में हम उनको लाएंगे, तो वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, एक्सप्लिसिटली समझाए, बिना एक्सप्लिसिटली समझाए, वो उन बहुत सारी बातों को अपने आप समझ लेंगे। बिल्कुल सही बात है। और हमारे गुरुदेव पे एक थॉट है, बच्चों के माली बने मालिक नहीं। क्या, बच्चों बिल्कुल के माली बने मालिक नहीं, बच्चों के सहायक बने शासक नहीं। आ सकते हैं, बिल्कुल। माली का काम है पेड़ को सींचना। हम्म। वो जो पेड़ की और फल की जो चरित्र और जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, पेड़ और फल का हमने एग्जाम्पल लिया, तो वहां पे जो माली की बात है, माली का काम है सींचना, भूमि तैयार करना, खाद देना, पानी देना, पेड़ को सशक्त बनाना। अगर पेड़ मेरा सशक्त होगा तो फल तो सशक्त आएगा ही, फल तो अच्छा आएगा ही, मीठा आएगा। तो वही माली ही बनना है हमें, इसके अलावा तो रास्ता ही नहीं है। एज ए पेरेंट हमें अपने माली का ही रोल करना है। और स्कूल मेरा काम करे ना करे, समाज काम करे ना करे, एज ए पेरेंट मेरी प्राइम ड्यूटी है। और जब मैं एज ए पेरेंट, हर पेरेंट काम करेगा तो समाज अपने आप काम करेगा, समाज भी ऑटोमेटिक पेरेंट थोड़ी उसमें है। तो देखिए। स्कूल कोई पेरेंट से अलग थोड़ी है, जो टीचर है वो भी किसी के पेरेंट है। और यहाँ पे जब हम जाते हैं, जब बच्चों से कहते हैं, तो अगर एज ए पेरेंट मैं अपना रोल कर रहा हूँ, तो समाज का रोल ऑटोमेटिक हो जाता है, और समाज का रोल ऑटोमेटिक होता है, टीचर्स का रोल भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो शुरुआत अल्टीमेटली मुझसे है। अगर मैं कर रहा हूं तो समाज अपने आप करेगा, स्कूल अपने आप करेगा, पॉलिटिकल अपने आप करेगा। इट इज माई ड्यूटी टू करेक्ट द पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो अच्छी पॉलिटिक्स होगी, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर तो बुरे लोगों को आना ही पड़ेगा। आई एम गिविंग देम स्पेस। तो बजाय पॉलिटिक्स को भी मैं क्रिटिसाइज करूं, पॉलिटिक्स में आज बुरे लोग इसलिए हैं क्योंकि अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये अच्छे लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो पॉलिटिक्स में आए और उस पेन को ले जो पॉलिटिक्स का पेन है। अगर मैं पेन नहीं लेना चाहता तो देन आई हैव टू बियर विद इट। देखिए एक चीज और भी है। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हमें बढ़िया लिखना है तो हमें कागज, पेन, स्याही, 3 चीज चाहिए। अगर बिल्कुल एक चीज की भी कमी होगी तो हम बढ़िया नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल बढ़िया पैदावार करनी चाहिए, हमें भूमि भी चाहिए, खाद भी चाहिए, जमीन भी चाहिए। बिल्कुल एक्चुअली वो जो सीढ़ी है हमारी, वो है व्यक्ति निर्माण से। पहले व्यक्ति का निर्माण,
फिर परिवार का निर्माण, फिर समाज का निर्माण। एग्जैक्टली। अगर मैं डायरेक्ट समाज निर्माण पे पहुंच जाऊंगा, मेरा व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण नहीं है, तो मैं उस चीज का रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा जितना कि मैं अपने आप को पहले करना पड़ेगा। इसलिए इसमें एक थॉट काम करता है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपना कर लूं ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरे अंदर जब 20 कमियां हैं तो मैं दूसरे कैसे कर सकता हूँ। जो चीज बड़ी सरल है, सरल क्या है कि मुझे अपना सुधार करना सरल है, मुझे सामने वाले को सुधार करना इतना सरल नहीं है। कर ही नहीं सकता, सरल नहीं, असंभव है। सामने वाले को सुधार ही, जब मैं अपने आप को नहीं सुधार सकता तो मैं अगर वहां सुधारूंगा, तो मैं वहां अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ तो क्या है। अगर बचपन में उसे ये मालूम पड़ जाए कि हम कभी किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते, हम उसके व्यक्तित्व से होते हैं। व्यक्ति से नहीं हो रहे हैं, व्यक्तित्व से हो रहे हैं। हम उस कभी चित्र से प्रभावित नहीं हो रहे, हम उसके चरित्र से प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये उसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर जहां भी जाएगा उसके अंदर एक व्यक्ति को समझने का मादा आ जाएगा उसके अंदर। बिल्कुल कह रहे हैं, बहुत अच्छा रहा आपने। और आपने विनम्रता बहुत बढ़िया किया। गुरुदेव का एक थॉट है कि विनम्रता बिना मोल मिलती है। विनम्रता बिना मोल, सॉरी, शालीनता बिना मोल मिलती है, पर इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता विनम्रता एक ही बात है, मतलब शालीनता विनम्रता बिना मोल मिलती है, इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो शालीन होना कहीं कमजोरी नहीं है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व है। जैसे शालीन होने के लिए बहुत साथ चाहिए। हाँ, ये साथ भी ठीक है, क्योंकि कहते हैं सरल होना ही बहुत, अपने आप में सरल बनना ही बहुत ही कठिन काम है। चलिए आदरणीय सेक्रेटरी साहब। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आज सीए प्रदीप कुमार गुप्ता जी ने करेक्टर बिट्स पर्सनालिटी बहुत ही अच्छे विचार रखे, और प्रोफेसर काला साहब ने भी अपने अपने विचार रखे, और आपने भी उन विचारों को सप्लीमेंट किया है। जैसे प्रदीप कुमार गुप्ता जी ने बताया कि ये जो करेक्टर है हमारा, ये पेड़ है और पर्सनैलिटी फल है। अल्टीमेटली हमें जो, और मेन जो ओनर जाता है वो पेरेंट्स पे ही जाता है, और ये शुरुआत हमें जब भी कर देनी चाहिए, जब भी अच्छा हमें मौका मिले कर देनी चाहिए, कहीं भी हम लैकिंग नहीं रहेंगे। तो विचार बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो जो चीज़ें बताई कि अब देखो, इन्होंने एग्जाम्पल ही अच्छा दिया कि अगर हम बच्चे से पूछते हैं एग्जाम कितने नंबर लेके आया, हम उससे यही पूछते हैं कि आपने किसकी मदद की, आपने किसको आगे का चांस दिया। ये एक हम पर्सपेक्टिव ही बदल रहे हैं, उससे नेचुरली कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होना ही होना है बच्चे का। और ये शुरुआत कभी भी की जा सकती है, ये नहीं कि ये देरी हो, कोई देरी नहीं हुई। और आपके विचार खुद ही बताया कि हमें व्यक्ति से सुधार करना है, और जैसे ही हम अपने व्यक्ति से सुधार करेंगे बच्चों को भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल रही, बहुत ही सुंदर रही, और सीए साहब ने अपने प्रोफेशन से हटके कितना बढ़िया हमें समझाया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीए प्रदीप कुमार गुप्ता जी, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री प्रदीप गुप्ता साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, एक संतुष्ट जीवन एक सफल जीवन से बेहतर है। एक संतुष्ट जीवन एक सफल जीवन से बेहतर है, क्योंकि हमारी सफलता दूसरों के द्वारा मापी जाती है। क्योंकि हमारी सफलता दूसरों द्वारा मापी जाती है, लेकिन हमारी संतुष्टि हमारी अपनी आत्मा, मन और हृदय द्वारा मापी जाती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन अच्छा। हमारी संतुष्टि हमारी अपनी आत्मा, मन और हृदय द्वारा मापी जाती है। बहुत बढ़िया सर। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः
ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा